दुनिया में हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं उनमें से कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को जड़ से बदल देती हैं। डॉन मिगेल रुइस की किताब द 4 एग्रीमेंट्स ऐसी ही एक किताब है। यह कोई भारी भरकम धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के ऐसे 4 सीधे साधे सिद्धांतों का सार है जिन्हें अगर पूरी ईमानदारी से अपनाया जाए तो हमारा दुख, हमारी उलझने, हमारी आंतरिक पीड़ा और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों के सारे जहर धीरे धीरे घुलकर शांति में बदल सकते हैं। ये सिद्धांत पुरानी टोल्टेक परंपरा पर आधारित है, एक ऐसी प्राचीन ज्ञान परंपरा जो आत्म जागरूकता, आंतरिक स्वतंत्रता और प्रेम से भरे जीवन को सर्वोच्च मानती है। डॉन मिगेल कहते हैं कि हम सभी एक ऐसे सपने में जी रहे हैं जिसे उन्होंने ड्रीम ऑफ द प्लैनेट कहा है। ये सपना असल में वो सामाजिक कंडीशनिंग है जो बचपन से ही हमें सिखा दी जाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या संभव है, क्या असंभव। हमें यह सिखाया जाता है कि हमें दूसरों से अप्रूवल चाहिए, कि हमें अच्छा बनने के लिए बार बार साबित करना होगा, कि हमें दोषी महसूस करना चाहिए अगर हम सामाजिक नियमों को नहीं मानते। यह कंडीशनिंग धीरे धीरे हमारे मन में डर, शर्म, अपराधबोध और आत्मसंदेह भर देती है। हम खुद को वैसे देखना छोड़ देते हैं जैसे हम वास्तव में हैं और एक ऐसे मुखौटे के साथ जीने लगते हैं जो समाज को अच्छा लगे। द 4 एग्रीमेंट्स हमें उस नींद से जगाते हैं। ये किताब कहती है तुम्हारे दुख का कारण दुनिया नहीं है, हालात नहीं है, बल्कि वो एग्रीमेंट्स हैं जो तुमने अपने ही मन से बना रखे हैं। तुमने यह मान लिया कि तुम्हें हमेशा सही होना चाहिए। तुमने यह मान लिया कि दूसरों की राय ही तुम्हारी पहचान तय करती है। तुमने यह मान लिया कि हर कोई तुम्हें जज कर रहा है और तुमने यह मान लिया कि अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो तुम प्यार के लायक नहीं हो। यही एग्रीमेंट्स तुम्हारे भीतर का नर्क बनाते हैं। अब सोचो, अगर ये एग्रीमेंट्स तुम्हारी सफरिंग की जड़ है तो क्या होगा अगर तुम इन्हें तोड़कर नए एग्रीमेंट्स बनाओ, ऐसे एग्रीमेंट्स जो डर पर नहीं, प्रेम पर आधारित हों। यही इस किताब की आत्मा है। 4 नए एग्रीमेंट्स की प्रस्तावना जिनसे तुम अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हो। पहला एग्रीमेंट कहता है अपने शब्दों में इम्पेकेबिलिटी लाओ, यानी जो कहो वो सत्य हो, प्रेम से हो और अपने विरुद्ध ना हो। दूसरा एग्रीमेंट सिखाता है किसी भी बात को व्यक्तिगत मत लो, क्योंकि दूसरों का व्यवहार उनके खुद के इनर वर्ल्ड का प्रोजेक्शन होता है, तुम्हारा मूल्य नहीं। तीसरा एग्रीमेंट कहता है असम्पशंस मत बनाओ, क्योंकि ज्यादातर दर्द गलतफहमियों से आता है। और चौथा एग्रीमेंट सिखाता है हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दो, लेकिन खुद से दया और करुणा के साथ, न कि क्रूरता के साथ। ये 4 एग्रीमेंट्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो पल भर में जीवन बदल दें, लेकिन अगर इन्हें धैर्य और अभ्यास के साथ अपनाया जाए तो यह न केवल हमारे अंदर के जहर को मिटा सकते हैं, बल्कि हमें ऐसी स्पष्टता, सच्चाई और स्वतंत्रता दे सकते हैं जो हमने शायद कभी महसूस ही नहीं की थी। ये 4 एग्रीमेंट्स दरअसल एक नई चेतना की शुरुआत है, एक ऐसा सपना जिसे लेखक द न्यू ड्रीम कहते हैं, जिसमें इंसान स्वर्ग को धरती पर जी सकता है। यह किताब अपने आकार में छोटी है पर अपने प्रभाव में गहरी है, और इसका सबसे बड़ा उपहार यही है, यह हमें खुद से मिलाने का रास्ता दिखाती है। कोई उपदेश नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस 4 सौम्य, गहरे और शक्तिशाली नियम जो कहने में आसान है पर अपनाने में पूरी ईमानदारी मांगते हैं। यही ईमानदारी इस किताब की सच्ची क्रांति है। अब हम एक एक करके इन एग्रीमेंट्स को विस्तार से समझेंगे, उनके मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक पहलुओं के साथ, ताकि न सिर्फ हम उन्हें समझ सकें बल्कि धीरे धीरे अपने जीवन में उतार सकें। चैप्टर 1 डोमेस्टिकेशन एंड द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट। जब एक इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है वह पूर्ण रूप से मासूम होता है, एक कोरे कागज की तरह। उसके पास कोई धारणाएं नहीं होती, कोई मान्यताएं नहीं होती, कोई नाम, कोई भाषा, कोई संस्कृति, कुछ भी नहीं। वह सिर्फ एक चेतना का टुकड़ा होता है जो सब कुछ अनुभव करने को तैयार होता है। लेकिन जैसे ही वह इस दुनिया में सांस लेना शुरू करता है वह एक ऐसे समाज में प्रवेश करता है जो पहले से ही एक निश्चित सपना जी रहा होता है। इस सपने को डॉन मिगेल रुइस द ड्रीम ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, एक सामूहिक स्वप्न जो सभी मनुष्यों द्वारा साझा किया जा रहा है, जिसमें नियम, मूल्य, नैतिकताएं, भाषा, धर्म, कानून, संस्कृति, परंपराएं और व्यवहार की परिभाषाएं पहले से ही तय है। यह सपना ऐसा है जिसमें हम सभी अनजाने में जीने लगते हैं और इसे ही हम वास्तविकता मान लेते हैं। यह सपना कैसे बनता है? यह सपना बनता है डोमेस्टिकेशन नामक प्रक्रिया से। डोमेस्टिकेशन वही प्रक्रिया है जिससे हम जानवरों को प्रशिक्षित करते हैं। कुत्ते को बैठने के लिए इनाम देना, बिल्ली को कुछ गलत करने पर डांटना, यही प्रक्रिया इंसानों पर भी लागू होती है, और शायद इससे भी अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप में। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए।
हमें बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या संभव है और क्या असंभव, क्या स्वीकार्य है और क्या निंदनीय। अगर हम इन सामाजिक नियमों का पालन करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, प्रशंसा, प्यार, सुरक्षा, स्वीकृति। लेकिन अगर हम इनका उल्लंघन करते हैं तो हमें दंड मिलता है, डांट, शर्मिंदगी, तिरस्कार, बहिष्कार। धीरे धीरे हम इस सीख को आत्मसात कर लेते हैं और खुद को उसी नजर से देखने लगते हैं जैसे समाज हमें देखना चाहता है। समस्या यह नहीं है कि हमें अनुशासन सिखाया गया, समस्या यह है कि इस प्रक्रिया में हमने खुद को खो दिया। हमने अपने असली स्वरूप को त्याग दिया और एक ऐसा मुखौटा पहन लिया जिसे समाज ने स्वीकार किया। हम अपनी पसंद, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को दबाने लगे सिर्फ इसलिए कि हमें दूसरों का प्यार चाहिए था। यह वही क्षण होता है जब हम अपनी आजादी खो बैठते हैं। हम अपने भीतर एक ऐसा जज पैदा कर लेते हैं जो लगातार हमें आंकता रहता है, तू अच्छा नहीं है, तू योग्य नहीं है, तूने गलत किया, तू शर्मिंदा हो। और साथ ही हमारे भीतर एक विक्टिम भी जन्म लेती है जो इस जज की सजा को सहती रहती है, अपने आप से नफरत करती हुई, खुद को दोष देती हुई, लगातार डर और अपराध बोध में जीती हुई। डॉन मिगेल बताते हैं कि ये एग्रीमेंट्स जो हमने दूसरों के कहने पर मान लिए हैं असल में हमें गुलाम बनाते हैं। हमने इन एग्रीमेंट्स को कभी चुनौती ही नहीं दी। हमने कभी यह नहीं पूछा कि जो बात मैं मान रहा हूँ क्या वह सच में मेरी है या वह सिर्फ एक कंडीशनिंग है, एक बोरोड बिलीफ जिसे मैं तब से ढो रहा हूँ जब मुझे खुद ये समझने की भी समझ नहीं थी। यह कंडीशनिंग इतनी गहरी है कि हम खुद को और दुनिया को उसी लेंस से देखने लगते हैं। अगर किसी ने हमें बचपन में कह दिया कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, तो हम जीवन भर खुद को बेवकूफ मानते रहते हैं। अगर किसी ने कहा कि प्यार सशर्त होता है, तो हम हर रिश्ते में खुद को साबित करने की दौड़ में लगे रहते हैं। ये एग्रीमेंट्स हमारे भीतर एक आंतरिक नरक रच देते हैं जहां हम अपनी सच्ची स्वतंत्रता, रचनात्मकता और प्रेम की क्षमता को खो बैठते हैं। यह डोमेस्टिकेशन की प्रक्रिया सिर्फ हमारे मन को ही नहीं, हमारी आत्मा को भी बांध देती है। हम बाहरी नियमों के डर में इस हद तक जीने लगते हैं कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। हम समाज के उस सपने को जीने लगते हैं जिसे उन्होंने हमारे लिए गढ़ा है, पर उसमें हमारी आत्मा की कोई भागीदारी नहीं होती। यही कारण है कि हम कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते, कभी अपने होने को लेकर सहज नहीं होते। हम हमेशा किसी न किसी भूमिका में उलझे रहते हैं, अच्छा बेटा, अच्छी बहू, सफल कर्मचारी, आकर्षक प्रेमी, जिम्मेदार नागरिक, और इनमें से कोई भी भूमिका हमारी असली पहचान नहीं होती। लेकिन इस अध्याय की सबसे शक्तिशाली बात यह है कि लेखक यह सब कहकर हमें असहाय नहीं छोड़ता। वह कहता है कि अगर ये अग्रीमेंट्स बनाए जा सकते हैं तो तोड़े भी जा सकते हैं। अगर हम कंडीशनिंग से गुजरकर इस प्लेनेट के सपने का हिस्सा बने हैं तो हम अपनी चेतना से जागकर एक नया सपना भी रच सकते। एक ऐसा सपना जो डर की बजाय प्रेम पर आधारित हो, जो शर्म की बजाय स्वीकृति पर आधारित हो और जो झूठ की बजाय सच्चाई पर आधारित हो। यह समझ ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब हमें यह बोध होता है कि हमारा दुख, हमारी पीड़ा और हमारी उलझने किसी बाहरी चीज से नहीं बल्कि हमारे ही भीतर के झूठे अग्रीमेंट से उत्पन्न हो रही हैं, तभी हम मुक्त होने के पहले कदम पर पहुंचते हैं। लेखक यह भी स्पष्ट करता है कि यह काम आसान नहीं है। ये एग्रीमेंट्स वर्षों के कंडीशनिंग से बने हैं और इन्हें तोड़ने में साहस, ईमानदारी और निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है। लेकिन यह मुमकिन है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हमारी चेतना में वह शक्ति है जो किसी भी भ्रम को भेद सकती है। हम कोई रोबोट नहीं है, हम अपनी धारणाओं के मालिक हैं। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे हम पुनः सीख सकते हैं। जो कुछ भी हमने मान लिया है उसे हम फिर से परख सकते हैं। हम नया सपना देख सकते हैं, द न्यू ड्रीम, एक ऐसा सपना जिसमें हम बिना मुखौटे के जीते हैं, बिना डर के संवाद करते हैं, बिना शर्त के प्रेम करते हैं। यह अध्याय हमें चेतना का वह दर्पण देता है जिसमें हम खुद को, अपनी कंडीशनिंग को और अपने सपनों को साफ साफ देख सकते हैं। यह हमें बताता है कि जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि हम गलत सपना देख रहे हैं, बल्कि यह है कि हम भूल गए हैं कि सपना हमारा अपना था। अब समय है जागने का और नया सपना गढ़ने का। चैप्टर 2, द फर्स्ट एग्रीमेंट, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड शब्द। एक साधारण प्रतीत होने वाली चीज, लेकिन जिस क्षण हम इसकी शक्ति को समझते हैं हमें एहसास होता है कि यह कोई सामान्य उपकरण नहीं बल्कि सृष्टि का बीज है। डॉन मिगेल रुइज इस अध्याय की शुरुआत इसी सिद्धांत से करते हैं कि आपका शब्द आपकी सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह शक्ति रचना की शक्ति है, निर्माण की शक्ति है और विनाश की भी। शब्दों के माध्यम से ही हम अपने विचारों को आकार देते हैं, अपने इरादों को दिशा देते हैं और अपने जीवन को ढालते हैं। लेकिन अधिकतर लोग इस शक्ति को बिना समझे, बिना जिम्मेदारी के प्रयोग करते हैं, जैसे कोई बच्चा किसी तेज धार वाली तलवार से खेल रहा हो। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड
इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ है अपने शब्दों में निष्कलंक होना। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि झूठ मत बोलो या गाली मत दो। इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। इसका अर्थ है कि जो कुछ भी आप कहें वह सच्चाई पर आधारित हो, इरादा शुद्ध हो और उसमें न तो किसी के प्रति जहर हो, न ही खुद के प्रति कोई विषैला भाव। लेखक बताते हैं कि इम्पेकेबल शब्द लैटिन मूल के पेकेटस से आया है, जिसका अर्थ है पाप, और इम का अर्थ होता है नहीं, यानी इम्पेकेबल का मतलब है बिना पाप के। जब आप अपने शब्दों का प्रयोग इस तरह करते हैं कि उसमें नफरत, झूठ, जलन या नकारात्मकता की कोई मिलावट न हो, तब आप इम्पेकेबिलिटी के मार्ग पर हैं। इस अध्याय में लेखक विस्तार से समझाते हैं कि कैसे हमारी अधिकांश पीड़ा, नफरत और आत्महीनता का स्रोत हमारे शब्द ही होते हैं, खासकर वे शब्द जो हम खुद के लिए प्रयोग करते हैं। जब कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वह बेवकूफ है, निकम्मा है, किसी लायक नहीं है, तो वह धीरे धीरे उसे सच मानने लगता है। यह बाहरी शब्द उसके अंदर जाकर एक अग्रीमेंट बन जाता है और फिर वह बच्चा बड़ा होकर भी हर असफलता में उस बचपन की आवाज को सुनता है जो कहती है मैं लायक नहीं हूं। लेखक इसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, ऐसा काला जादू जो शब्दों के माध्यम से होता है और इंसान के मन में जहर भर देता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम सिर्फ दूसरों के शब्दों से ही जख्मी नहीं होते, हम खुद भी हर दिन खुद को उन्हीं जहर भरे शब्दों से चोट पहुंचाते रहते हैं। मैं मोटा हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। ये शब्द दिखने में छोटे होते हैं पर उनके प्रभाव जीवन भर के होते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने शब्दों का उपयोग शुद्धता से करो। जब तुम खुद से बात करो तो प्रेम से करो, जब तुम दूसरों से संवाद करो तो करुणा से करो, जब तुम किसी के लिए कुछ कहो तो उसमें सच्चाई हो, अच्छाई हो और साफ नियत हो। यह इम्पेकेबिलिटी की शुरुआत है। लेखक एक बेहद सशक्त उदाहरण देते हैं। अगर किसी माँ का बुरा दिन चल रहा हो और वह अपने बच्चे को गुस्से में कह दे कि तुम्हारी आवाज बहुत खराब है, तुम गा नहीं सकते, तो वह बच्चा संभवतः जीवन भर गाने से कतराएगा, भले ही उसमें असाधारण प्रतिभा हो। इस एक वाक्य ने उसकी आत्मा पर एक अग्रीमेंट बैठा दिया, मैं अच्छादायक नहीं हूं। यह एक शब्द का असर था। अगर हम इस शक्ति को पहचान जाएं, तो शब्दों का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचें। डॉन मिगेल ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग गपशप, आलोचना, शिकायत और अफवाहों के जाल में उलझे रहते हैं। ये सभी नकारात्मक संवाद के रूप हैं, अशुद्ध शब्दों की श्रृंखला जो न केवल दूसरों को चोट पहुंचाते हैं बल्कि खुद को भी। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हमारे भीतर का जहर फैलता है। जब हम अफवाहें फैलाते हैं तो हम बिना जाने ही किसी की छवि नष्ट कर देते हैं। ये सब मिलकर समाज में एक सामूहिक जहरीली ऊर्जा बनाता है जो धीरे धीरे एक नए ड्रीम ऑफ द प्लेनेट को जन्म देती है। नकारात्मक, भय से भरा हुआ और झूठ से सना हुआ सपना। अगर हमें एक नया सपना बनाना है तो पहले शब्दों से ही शुरुआत करनी होगी। लेकिन इम्पेकेबिलिटी का अर्थ यह नहीं कि हम हर समय मीठा बोलें या हर बात पर सहमत हों। इसका मतलब है सच बोलो लेकिन करुणा के साथ, साफ बोलो लेकिन ईमानदारी से, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से उतना ही प्रेम से बोलो जितना किसी प्रियजन से। जब आप अपने शब्दों को प्रेम, सच्चाई और समझदारी से भरते हो तो वह हीलिंग एनर्जी बन जाती है। वह शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं रह जाता, वह चेतना का विस्तार बन जाता है। यह अग्रीमेंट 4 में से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इस एक अग्रीमेंट को पूरी तरह अपना लें तो बाकी 3 अग्रीमेंट्स अपने आप सरल हो जाते हैं। अगर आप अपने शब्दों में इम्पेकेबल हो जाते हैं तो आप न किसी को बेवजह आहत करेंगे, न खुद को नीचा दिखाएंगे, न ही अफवाहों में फंसेंगे। आप सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे और सच्चाई स्वयं रक्षा करती है। अध्याय के अंत में लेखक इस बात पर बल देते हैं कि इम्पेकेबिलिटी कोई आदर्श या परफेक्शन का नाम नहीं है, बल्कि यह जागरूकता का नाम है। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आप उस गलती को देख पाने में सक्षम हो, उसे सुधारने की नीयत रखें और अपने शब्दों को फिर से प्रेम और सच्चाई में ढालें। यही सच्चा इम्पेकेबिलिटी है। यह अनुशासन नहीं, एक कला है। यह दिखावा नहीं, आत्मा की एक प्रतिबद्धता है। जब आप अपने शब्दों को शुद्ध करते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन शुद्ध होने लगता है। आपके रिश्ते गहरे और सच्चे बनते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप अपने अंदर जहर नहीं भरते। और सबसे बड़ी बात, आप एक नया सपना देखना शुरू करते हैं। वो सपना जो प्रेम से, स्वतंत्रता से और चेतना से बना है। यही उस यात्रा का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है जो डॉन मिगेल रुइस हमें दिखाते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपको उस सच्चे स्वरूप तक ले जाती है जो इस दुनिया की किसी भी डोमेस्टिकेशन से परे है। चैप्टर 3, द सेकेंड एग्रीमेंट, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी आलोचना करता है या फिर बिना किसी कारण तुम्हें अपमानित करता है। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में आहत हो जाते हैं, रक्षात्मक हो जाते हैं या पलटकर जवाब देने लगते हैं।
लेकिन डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता है तो वह वास्तव में तुमसे नहीं बल्कि खुद से बात कर रहा होता है। इस अध्याय का केंद्रीय सिद्धांत है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी कुछ भी व्यक्तिगत मत लो। चाहे वह किसी की तारीफ हो या आलोचना, प्रशंसा हो या अपमान, वह सब उस व्यक्ति की अपनी धारणा, अपने फिल्टर्स, अपने अग्रीमेंट्स का परिणाम होता है, नॉट योर्स। डॉन मिगेल इस सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हर इंसान अपनी अलग अलग मान्यताओं, डर, कंडीशनिंग और परसेप्शन के जरिए दुनिया को देखता है। जब कोई कुछ कहता है या करता है तो वह उसके अपने ही सपने, उसकी अपनी ही व्याख्या की अभिव्यक्ति है। अगर कोई कहता है कि तुम बेवकूफ हो तो यह उसकी अपनी मान्यता है, न कि तुम्हारी वास्तविकता। लेकिन जैसे ही तुम उस बात को अपने ऊपर ले लेते हो, तुम मान लेते हो कि वह सच है। यही वह क्षण होता है जब तुम अपने मन में एक नया अग्रीमेंट बना लेते हो जो कि तुम्हारी आत्मा पर बोझ डालने लगता है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब तुम यह समझ जाते हो कि दूसरों के शब्द, भावनाएं और व्यवहार उनके अपने अनुभवों का प्रतिबिंब है, तो तुम खुद को उन जहरीली बातों से अलग कर पाते हो। तुम मुक्त हो जाते हो उस भ्रम से जो कहता है दूसरे जैसा सोचते हैं वैसा ही मैं हूं। यह एक शक्तिशाली जागृति है। यह तुम्हें खुद की ताकत लौटाती है। डॉन मिगेल इस विचार को एक गहरे स्तर पर ले जाते हुए कहते हैं कि यह सिद्धांत सिर्फ नकारात्मक स्थितियों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि सकारात्मक परिस्थितियों में भी उतना ही आवश्यक है। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम उसे व्यक्तिगत रूप से ले लेते हो तो तुम उसी व्यक्ति की राय पर निर्भर होने लगते हो। तब तुम्हारा आत्मसम्मान दूसरों की वैलिडेशन पर टिक जाता है, और जैसे ही वही व्यक्ति तुमसे नाराज हो या आलोचना करे, तुम टूट जाते हो। इसलिए लेखक कहते हैं किसी की भी राय चाहे अच्छी हो या बुरी, तुम्हारी सच्चाई नहीं हो सकती। तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे भीतर है। इस अध्याय में एक बेहद मार्मिक बात यह भी कही गई है कि जब कोई तुमसे बुरा व्यवहार करता है तो वह वास्तव में तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही दर्द को बाहर निकालने के लिए ऐसा करता है। यह समझना आसान नहीं, लेकिन जब तुम इस सच्चाई को गहराई से स्वीकार कर लेते हो तो तुम बदले की भावना से मुक्त हो जाते हो। तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि करुणा के साथ देख पाते हो कि सामने वाला शायद भीतर से कितना टूटा हुआ है। यह जागरूकता तुम्हें अंदर से शांत और स्वतंत्र बनाती है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, इस साधारण वाक्य के भीतर अद्भुत आजादी छिपी है। जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम दूसरों की अप्रूवल की जरूरत से मुक्त हो जाते हो। तुम अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय की झोंक में नहीं बहने देते। तुम्हारा मन स्थिर रहता है, चाहे कोई तुम्हारी आलोचना करे या प्रशंसा। तुम जान जाते हो कि किसी की बात तुम्हारे बारे में नहीं, उस व्यक्ति के अपने आंतरिक संसार के बारे में है। यह आत्मज्ञान की ओर एक बड़ा कदम है। डॉन मिगेल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लो तुम जंगल में हो और किसी अजनबी से मिलते हो जो तुमसे गुस्से में कहता है तुम बेकार हो। अगर तुम उस अजनबी को नहीं जानते तो शायद तुम हंसकर आगे बढ़ जाओगे, लेकिन अगर वही बात कोई प्रिय व्यक्ति कह दे तो तुम टूट सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसके शब्दों को व्यक्तिगत ले लेते हो। यह मान लेते हो कि वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है और इसलिए उसकी बात में सच्चाई है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असल में वह भी अपनी परसेप्शन से बोल रहा होता है। वह तुम्हें नहीं, अपनी खुद की उम्मीदों और धारणाओं को देख रहा होता है। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर तुम इस एग्रीमेंट को पूरी तरह अपना लेते हो तो कोई तुम्हें भावनात्मक जाल में फंसा नहीं सकता। तुम दोष, शर्म, गुस्सा या अपराध बोध जैसे जालों से बच निकलते हो। जब तुम कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लेते तो तुम खुद के प्रति जिम्मेदार बन जाते हो, न कि दूसरों की राय के गुलाम। तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, उसे संभालते हो और अपने डिसीजंस दूसरों की अपेक्षाओं के आधार पर नहीं बल्कि अपनी क्लैरिटी के आधार पर लेते हो। लेकिन यह अभ्यास कठिन है। लेखक खुद स्वीकार करते हैं कि यह एग्रीमेंट सबसे शक्तिशाली तो है ही, लेकिन इसे निभाना सबसे कठिन भी है, क्योंकि हम बचपन से ही इस कंडीशनिंग में पले बड़े हैं कि हमें दूसरों की राय, अप्रूवल और फीडबैक से खुद को आंकना है। यह कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि अनजाने में हम हर बात को अपने ऊपर लेने लगते हैं। लेकिन जितना अधिक हम इस नए एग्रीमेंट का अभ्यास करते हैं उतना ही हम स्वतंत्रता के करीब आते हैं। यह एक अभ्यास है, हर दिन, हर क्षण अपने भीतर दोहराने का। यह उनके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। इस सिद्धांत को अपनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम्हारा आंतरिक शांति से संबंध जुड़ने लगता है। तुम अपनी ऊर्जा को प्रतिक्रिया और टकराव में नहीं बल्कि रचनात्मकता और प्रेम में लगाते हो। तुम दूसरों की राय को एक पर्सपेक्टिव के रूप में देखते हो, न कि सच्चाई के रूप में। और सबसे बढ़कर तुम खुद को वैसे देखना शुरू करते हो जैसे तुम वास्तव में हो, पूर्ण, स्वतंत्र और स्वयं की परिभाषा खुद तय करने वाले। अध्याय के अंत में डॉन मिगेल हमें एक चुनौती देते हैं। आज से जब कोई कुछ कहे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह सच में मेरे बारे में है या यह उसकी अपनी धारणा है? जब भी तुम खुद को दुखी,
आहत या क्रोधित पाओ तो रुक कर देखो, क्या मैंने इसे व्यक्तिगत ले लिया है? यह स्वयं जागरूकता का पहला चरण है। यह अभ्यास आसान नहीं, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हें भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। जब तुम इस अग्रीमेंट को जीने लगते हो तो तुम दुनिया में रहते हुए भी उससे स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारा मन किसी भी फ्रेज या इंसल्ट से नहीं डगमगाता, क्योंकि तुम्हें अब अपने होने का पता है और वह सत्य किसी बाहरी वैलिडेटिंग वॉइस पर निर्भर नहीं करता। चैप्टर 4, द थर्ड एग्रीमेंट। डोंट मेक असम्पशंस मानव स्वभाव की एक बहुत पुरानी आदत है। हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है। जब कोई कुछ नहीं कहता तब भी हम सोच लेते हैं कि उसने क्या सोचा होगा। जब कोई थोड़ा अजीब व्यवहार करता है तो हम अपने मन में एक कहानी बना लेते हैं, शायद वो नाराज है या फिर उसने हमें नजरअंदाज किया। और ये सब बिना कुछ पूछे, बिना किसी स्पष्टता के। यही है अनुमान लगाने की आदत, असम्पशंस की बीमारी। डॉन मिगेल रुइज इस अध्याय में समझाते हैं कि हमारी ज्यादातर भावनात्मक पीड़ा का स्रोत असम्पशंस ही हैं। हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना को सच मान लेते हैं, फिर उस सच पर प्रतिक्रिया करते हैं। इस पूरे झूठे चक्र में सच्चाई कहीं खो जाती है और रिश्ते बिगड़ जाते हैं। जब हम असम्पशंस बनाते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि दूसरे लोग वही देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं जो हम करते हैं। हम यह उम्मीद कर लेते हैं कि उन्हें बिना कहे हमारी भावनाओं का अंदाजा हो जाना चाहिए, और जब वे वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा हम चाहते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि यह मान लेना कि दूसरों को सब कुछ पता है या उन्हें सब कुछ समझना चाहिए एक प्रकार का जहरीला इल्यूजन है। यह भ्रम हमें बार बार दर्द देता है। डॉन मिगेल एक उदाहरण देते हैं। मान लो कि किसी को तुमसे कोई तकलीफ है, लेकिन वह तुम्हें नहीं बताता। वह चुपचाप नाराज रहता है और तुम अंदाजा लगाते रहते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया होगा। तुम अपने ऊपर शक करने लगते हो, चिंतित हो जाते हो। फिर एक दिन वह इंसान फूट पड़ता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसा करते हो। तब तुम सोचते हो, अगर पहले बता दिया होता तो समस्या ही ना होती। यही होता है जब संवाद की जगह अनुमान ले लेता है। असम्पशंस रिश्तों में सबसे ज्यादा जहर घोलते हैं, चाहे वो रोमांटिक रिश्ते हों, पारिवारिक संबंध हों या दोस्ती। जब दो लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते और बस कल्पनाओं और अनुमान पर रिश्ते को खींचते हैं तो धीरे धीरे दूरी बढ़ती जाती है। लेखक कहते हैं कि कम्युनिकेशन ही समाधान है। जो बात स्पष्ट नहीं है उसे पूछो, जो समझ नहीं आ रही उसके बारे में बातचीत करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बात गलत लग सकती है तो स्पष्टता मांगो, अनुमान मत लगाओ। सिर्फ स्पष्ट सटीक संवाद ही तुम्हें इस भ्रम से बचा सकता है। डॉन मिगेल कहते हैं कि असम्पशंस का कारण यह है कि हम डरते हैं। हम सच्चाई पूछने से कतराते हैं क्योंकि हमें जवाब का डर होता है। हम रिजेक्शन से डरते हैं, इसलिए हम अनुमान लगाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं, चाहे वह हमें दुख क्यों न दे। लेकिन यह डर केवल इल्यूजन है। सच्चाई जानना, भले ही वह तकलीफ दे हो, हमेशा असम्पशन से बेहतर होती है, क्योंकि सच्चाई तुम्हें स्पष्टता देती है, जबकि अनुमान तुम्हें भ्रम और पीड़ा में फंसाता है। यह आदत बचपन से पड़ती है। हम बड़े होते हैं और हमारे आसपास के लोग बातों को छिपाने लगते हैं, सीधे शब्दों में न कहकर इशारों और संकेतों में बातें करने लगते हैं। हमें सिखाया जाता है कि कुछ बातें पूछना ठीक नहीं, कुछ बातें समझनी चाहिए बिना कहे। लेकिन लेखक कहते हैं कि यही कंडीशनिंग हमें मानसिक गुलामी में ले जाती है। असम्पशंस हमारे भीतर अनकहे एग्रीमेंट्स बना देते हैं, जो बाद में हमारे दुख का कारण बनते हैं। इस अध्याय में लेखक एक और गहरी बात कहते हैं। हम सिर्फ दूसरों के बारे में असम्पशंस नहीं लगाते, हम खुद के बारे में भी अनुमान बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम योग्य नहीं हैं, लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने सीमित विश्वासों के अनुसार अपने ही भविष्य की कल्पना कर लेते हैं और उसे सच मान बैठते हैं। और यही कल्पना हमें रोकती है, छोटा बनाकर रखती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इस एग्रीमेंट का अभ्यास तब शुरू होता है जब हम अपने मन में एक नया नियम बनाते हैं। मैं कुछ भी नहीं मानूंगा जब तक मुझे स्पष्टता न मिले। इसका मतलब है पूछना, जानना। अगर तुम्हें लगता है कि कोई बात स्पष्ट नहीं है तो पूछो, क्या तुम इसका यह मतलब निकाल रहे हो, या क्या तुम सच में यह सोचते हो। यह पूछना डरावना लग सकता है, लेकिन यह डर तुम्हारे अंदर क्लैरिटी और कनेक्शन लाता है। संवाद तुम्हें सत्य से जोड़ता है। डॉन मिगेल कहते हैं कि असम्पशन से मुक्त होने का सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी तुम किसी परिस्थिति पर प्रतिक्रिया कर रहे हो तो खुद से पूछो, क्या मैं अनुमान लगा रहा हूं। जैसे ही यह सवाल तुम्हारे भीतर आएगा, तुम जागरूक हो जाओगे और भ्रम टूटेगा। जब तुम हर बात के लिए साक्ष्य मांगने लगते हो, हर स्थिति में स्पष्टता चाहते हो, तब तुम स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हो। लेखक यह भी कहते हैं कि अगर यह एग्रीमेंट पूरी तरह आत्मसात कर लिया जाए तो जिंदगी बहुत सरल और शांति भरी हो जाती है। तुम्हारे रिश्ते साफ और गहरे हो जाते हैं, क्योंकि उनके आधार पर झूठी धारणाएं नहीं होती। तुम्हारे अंदर गलतफहमियां नहीं रहती और तुम खुद को भी ज्यादा ईमानदारी से देखने लगते हो। तुम कल्पनाओं की बजाय सच्चाई पर जीते हो।
और वही सच्चाई तुम्हें भीतर से मुक्त करती है। ये अभ्यास एक रात में नहीं होता। बार बार मन अनुमान लगाना शुरू करता है, कहानी गढ़ने लगता है। लेकिन अगर तुम हर बार खुद को रोककर यह पूछो, क्या यह सत्य है या मेरा अनुमान, तो धीरे धीरे मन एक नई आदत सीखने लगता है। तुम्हें समझ में आता है कि कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप का आधार है और साइलेंस या इमेजिनेशन से कुछ नहीं बनता, बल्कि टूटता है। यह एग्रीमेंट तुम्हें सच्चे संवाद की शक्ति देता है। तुम पूछना सीखते हो, स्पष्टता की तलाश करना सीखते हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम यह समझते हो कि सत्य की तलाश केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। तुम अपने मन में फैले अनावश्यक डाउट्स, कल्पनाओं और गलत फहमियों से बाहर आना शुरू करते हो। तुम अपने भीतर की क्लैरिटी के संपर्क में आते हो और वही क्लैरिटी तुम्हें इमोशनल फ्रीडम की ओर ले जाती है। डॉन मिगेल अध्याय के अंत में दोहराते हैं कि जब तुम कुछ भी मानकर नहीं चलते तो जीवन एकदम स्पष्ट और शुद्ध हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हर संबंध में पारदर्शिता होती है और तुम्हारा मन भीतर से हल्का महसूस करता है। यह एग्रीमेंट तुम्हें खुद से और दूसरों से सच में जोड़ता है। यह तुम्हें कल्पना के अंधेरे से निकालकर सत्य के उजाले में ले आता है, और यही उजाला तुम्हारे लिए प्रेम, शांति और स्वतंत्रता का रास्ता खोलता है। चैप्टर 5, द फोर्थ एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट। जीवन में हम अक्सर सोचते हैं कि बस अगर हम एकदम परफेक्ट बन जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉन मिगेल रुइस इस अध्याय में हमें याद दिलाते हैं कि परफेक्शन की दौड़ में नहीं बल्कि अपने सर्वोत्तम प्रयास में ही सच्ची आजादी और शांति छिपी है। ऑलवेज डू योर बेस्ट यानी हमेशा अपना सर्वोत्तम करो। यह अग्रीमेंट हमें गिल्ट, रिग्रेट और सेल्फ जजमेंट से मुक्त करता है। यह हमें एक संतुलित और प्रेमपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है, जहां हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपनी पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करते हैं, बिना डर के, बिना शर्म के और बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के। डॉन मिगेल समझाते हैं कि इस एग्रीमेंट का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस देनी है, बल्कि इसका मतलब है कि हर दिन, हर क्षण जो भी तुम कर सकते हो वो पूरे मन से करो। कुछ दिनों में तुम थके हुए होगे, कुछ दिनों में ऊर्जा से भरे हुए, कुछ समय पर जीवन कठिन लगेगा और कभी कभी सब कुछ सरल होगा। लेकिन हर परिस्थिति में अगर तुम उस क्षण में अपना सर्वोत्तम दोगे तो तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। यही मानसिक शांति का रास्ता है। लेखक कहते हैं कि जब हम 3 पहले एग्रीमेंट्स, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली और डोंट मेक असम्पशंस का पालन करने की कोशिश करते हैं, तो यह अंतिम एग्रीमेंट उन्हें जमीन देता है। क्योंकि इंसान पूर्ण नहीं है और हम बार बार गलतियां करेंगे। कभी कभी हम अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचा देंगे, कभी हम किसी बात को व्यक्तिगत रूप से ले लेंगे या असम्पशंस में बह जाएंगे। ऐसे में खुद को कोसने के बजाय अगर हमने अपना बेस्ट दिया है तो हम खुद को क्षमा कर सकते हैं। यह एग्रीमेंट हमें समझाता है कि हम एक प्रक्रिया में हैं, एक यात्रा में, और उस यात्रा में हर कदम पर बस अपनी पूरी उपस्थिति देना ही हमारा कार्य है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बेस्ट का मतलब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। जब तुम बीमार होते हो तो तुम्हारा बेस्ट और होता है। जब तुम खुश होते हो, ऊर्जा से भरे होते हो, तो तुम्हारा बेस्ट और ऊंचा होता है। इसलिए अपना बेस्ट देने का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। उस समय जो तुम कर सकते हो पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ वही करो। इससे ज्यादा कुछ मत मांगो खुद से और कम भी मत दो। डॉन मिगेल यह भी बताते हैं कि अक्सर हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के कारण या सेल्फ जजमेंट की वजह से खुद पर ज्यादा दबाव डालते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे और अच्छा करना चाहिए था, मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन जब तुम इस फोर्थ एग्रीमेंट के अनुसार जीते हो तो तुम खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने अपना संपूर्ण प्रयास किया और यही प्रयास धीरे धीरे मास्टरी में बदलता है। अभ्यास से, लगन से तुम अपने कौशल, रिश्तों और खुद से जुड़ाव को बेहतर बनाते हो। यह एग्रीमेंट हमें आलस्य और अपराध बोध दोनों से बाहर निकालता है। जब तुम अपना बेस्ट नहीं करते तो तुम गिल्टी महसूस करते हो, पछताते हो, और जब तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हो तब चाहे परिणाम कुछ भी हो तुम्हें शांति मिलती है। यही मानसिक स्वास्थ्य का मूल है, एफर्ट ओवर आउटकम। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास तो है। और जब तुम प्रयास को ही पूजा मानकर करते हो तो तुम्हारा हर कर्म ध्यान बन जाता है। फिर तुम जो भी करते हो उसमें सच्चाई होती है, प्रेम होता है और जीवन का स्पर्श होता है। डॉन मिगेल एक और गहरी बात कहते हैं कि जब हम अपना बेस्ट करते हैं तो हम खुद को समय से पहले जज नहीं करते। हम उस प्रोसेस को सम्मान देते हैं जो हमें लगातार इवॉल्व कर रही है। हम एक बीज की तरह होते हैं जो पेड़ बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर हम खुद से यह अपेक्षा करते हैं कि हम अभी ही फल देने लगे तो हम अपनी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन खुद को नर्चर करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तो वह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन ही जाएगा। इस एग्रीमेंट का अभ्यास हमें माइंडफुलनेस सिखाता है।
जब तुम खाना बना रहे हो तो ध्यान से बनाओ। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। जब कोई कार्य कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन को हटा दो और समर्पण के साथ उसमें उतर जाओ। ऐसा करने से हर कर्म एक साधना बन जाता है और साधना में शांति मिलती है, स्थिरता मिलती है, आत्मसम्मान मिलता है। फिर तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहिए होता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुमने जो किया है उसमें तुम्हारा पूर्ण प्रेम और प्रयास है। डॉन मिगेल यह भी कहते हैं कि अगर हम इस एग्रीमेंट का गलत अर्थ लगाते हैं तो हम खुद को थका कर रख देंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि बेस्ट देने का मतलब है ओवरवर्क करना, खुद को जलाना, एग्जॉस्शन तक पहुंच जाना, लेकिन यह एग्रीमेंट इस बात के खिलाफ है। इसका अर्थ है संतुलन के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ, आनंद पूर्वक और सम्मान पूर्वक अपना कार्य करना। ये एक जेंटल डिसिप्लिन है, न कि हार्श परफेक्शनिज्म। जब तुम हर चीज को प्रेम के साथ करते हो तो वह एफर्ट नहीं लगती बल्कि फ्लो बन जाती है। लेखक बताते हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में इस फोर्थ एग्रीमेंट को सक्रिय कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आने लगती है। हम खुद को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं, दूसरों को भी सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं लगता, हर काम मीनिंगफुल हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उसे ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं। यह एग्रीमेंट हमें स्पिरिचुअल ह्यूमिलिटी भी सिखाता है। हम स्वीकार करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम सिंसियर है। हमारी सिंसियरिटी ही हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। हम दूसरों को सुधारने की जगह खुद को सुधारने पर ध्यान देने लगते हैं। हम शिकायत की बजाय ग्रैटिट्यूड में जीने लगते हैं, और यही परिवर्तन जीवन में शांति लाता है। डॉन मिगेल अंत में कहते हैं कि जब हम ऑलवेज डू योर बेस्ट के अनुसार जीने लगते हैं तो हम गिल्ट से मुक्त हो जाते हैं, हम रिग्रेट से मुक्त हो जाते हैं। हम रात को चैन से सो सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने जो किया उसमें अपना सब कुछ दिया, और यही आंतरिक संतोष, यही फ्रीडम है। यह एग्रीमेंट हमें हर स्थिति में ग्राउंडेड बनाता है, सेंटर्ड बनाता है। चाहे कोई हमारा मजाक उड़ाए या हमसे सहमत न हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अपने एफर्ट के प्रति ईमानदार है, और यही सच्ची सक्सेस है। जब हम सभी 4 एग्रीमेंट्स, अपने शब्दों के प्रति इम्पेकेबल होना, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लेना, अनुमान न लगाना और हर स्थिति में अपना सर्वोत्तम देना, इन सब को एक साथ जीते हैं तो हम एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश करते हैं। ये चेतना इल्यूजन से मुक्त होती है, डर से परे होती है। फिर हम न केवल जीवन को गहराई से जीते हैं, बल्कि अपने आसपास भी प्रेम, स्पष्टता और हीलिंग फैलाते हैं। यही वह परिवर्तन है जो एक एक इंसान के भीतर से शुरू होता है और पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। चैप्टर 6, द टोल्टेक पाथ टू फ्रीडम, ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स। हम जन्म से ही एक ऐसे सामाजिक ढांचे में प्रवेश करते हैं जहां हमें बिना सवाल किए मान्यताओं को अपनाना सिखाया जाता है। ये मान्यताएं, जो कि परिवार, स्कूल, धर्म, समाज और मीडिया से आती हैं, हमारे विश्वासों की नींव बनती हैं। डॉन मिगेल रुइज इस अध्याय में कहते हैं कि इन मान्यताओं में से अधिकतर हमें सच्चाई से नहीं बल्कि डर से बांधती हैं। हम खुद को सीमित करने वाले एग्रीमेंट्स में फंसा हुआ पाते हैं, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे अप्रूवल चाहिए, अगर मैं गलती करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। इन पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़े बिना हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते, और यही टोल्टेक पाथ की शुरुआत है, फ्रीडम की दिशा में पहला कदम। डॉन मिगेल बताते हैं कि टोल्टेक परंपरा में एक गहरी समझ है कि इंसान को अपनी आत्मा की आजादी पाने के लिए अपने पुराने एग्रीमेंट्स को क्वेश्चन करना और उन्हें तोड़ना जरूरी है। यह पाथ कोई बाहरी साधना नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, जिसमें हम अपने डर, शर्म, गुस्से और अपराध बोध की परतों को पहचानते हैं और उनसे ऊपर उठते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम इन एग्रीमेंट्स को बना रहे थे तब हम जागरूक नहीं थे। हम बच्चों की तरह थे जिन्हें जो बताया गया उसी को सच मान लिया। लेकिन अब जब हम जागरूक हो रहे हैं, अब हमारे पास यह शक्ति है कि हम इन एग्रीमेंट्स को बदलें और अपनी नई सच्ची पहचान को अपनाएं। इस अध्याय में डॉन मिगेल एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को उजागर करते हैं, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन और लिबरेशन। सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ता है कि कौन कौन सी एग्रीमेंट्स हमें बांध रही हैं। यह अवेयरनेस तब आती है जब हम खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। हमारे रिएक्शंस, हमारी इमोशनल ट्रिगर्स, हमारे बिलीफ्स पर नजर डालते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम अक्सर गिल्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, या शेम से, या फिर वैलिडेशन के भूखे हैं। अवेयरनेस वह पहला स्टेप है जो इल्यूजन को तोड़ता है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, पुराने एग्रीमेंट्स को चैलेंज करना और उन्हें कॉन्शियसली नए एग्रीमेंट से बदलना। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें करेज चाहिए, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। डॉन मिगेल कहते हैं कि यह प्रोसेस दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी को छोड़ रहे होते हैं, लेकिन यही वह नेसेसरी पेन है जो हीलिंग की ओर ले जाता है। यह ऐसी आग है
जो पुराने झूठे विश्वासों को जलाती है और भीतर से सच्चे सेल्फ को बाहर लाती है। डॉन मिगेल इस अध्याय में 3 मास्टरीज का जिक्र करते हैं: अवेयरनेस की मास्टरी, ट्रांसफॉर्मेशन की मास्टरी और इंटेंट की मास्टरी। अवेयरनेस की मास्टरी में हम अपने विश्वासों को देखना सीखते हैं। हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके कंडीशनड है, और अगर हम उन्हें बदले नहीं तो हम कभी ट्रूली फ्री नहीं होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की मास्टरी में हम अपने फियर बेस्ड बिलीफ्स को लव बेस्ड बिलीफ से बदलना सीखते हैं। ये हीलिंग का एक्ट है और यही आत्मा की पुनर्प्राप्ति का चरण है। और फिर आती है इंटेंट की मास्टरी, जो हमें बताती है कि हम अपने जीवन में क्या डायरेक्शन चुनना चाहते हैं। यह हमारी रचनात्मक शक्ति है जो हमें फ्रीडम की ओर आगे ले जाती है। इस अध्याय का एक और गहरा पहलू यह है कि डॉन मिगेल हमें आत्म क्षमा करना सिखाते हैं। पुराने एग्रीमेंट्स में जीते हुए हमने न जाने कितनी बार खुद को चोट पहुंचाई है। हमने खुद को झूठा कहा, बेकार समझा, दूसरों के प्यार के लिए खुद को बदला। इन सब के लिए खुद को ब्लेम करना आसान है, लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं। यह माफी सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। यह एक एक्नॉलेजमेंट है कि हमने अपने अज्ञान में वो एग्रीमेंट्स अपनाए थे, लेकिन अब हम जागरूक हैं। अब हम नई एग्रीमेंट्स चुन सकते हैं जो प्रेम, करुणा और सच्चाई पर आधारित हों। डॉन मिगेल बताते हैं कि इस फ्रीइंग प्रोसेस में सबसे बड़ा शत्रु है फियर। डर ही वह ताकत है जो हमें पुरानी एग्रीमेंट से बांधे रखता है। हम डरते हैं रिजेक्शन से, पनिशमेंट से, अकेले पड़ जाने से। लेकिन टोल्टेक पाथ पर चलने वाला व्यक्ति इस डर का सामना करता है। वह उसे ऑब्जर्व करता है, समझता है और धीरे धीरे उसके पार जाने का अभ्यास करता है। डर के उस पार ही प्रेम है, और प्रेम ही वह शक्ति है जो ट्रांसफॉर्मेशन को संभव बनाती है। डॉन मिगेल एक पावरफुल मेटाफोर देते हैं ड्रीम ऑफ द प्लैनेट और पर्सनल ड्रीम का। ड्रीम ऑफ द प्लैनेट यानी वह सामूहिक सपना जिसमें पूरा समाज जी रहा है, जो डर, जिम्मेदारी और बंदिशों से भरा है। और पर्सनल ड्रीम वह है जो तुम खुद चुनते हो, अपने प्रेम और सच्चाई के आधार पर। टोल्टेक पाथ का लक्ष्य है ड्रीम ऑफ द प्लैनेट से बाहर निकलकर अपने पर्सनल ड्रीम को क्रिएट करना। और यह तभी संभव है जब हम पुराने एग्रीमेंट्स को पहचानें, उन्हें तोड़ें और खुद को नए विश्वासों के साथ फिर से रीबिल्ड करें। इस अध्याय में डॉन मिगेल यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह यात्रा कोई रातों रात पूरी नहीं होती। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी हम पुराने पैटर्न्स में लौट आएंगे, पुराने एग्रीमेंट्स फिर से सतह पर आएंगे, लेकिन अगर हम अवेयर हैं तो हम धीरे धीरे उन्हें डिसॉल्व कर सकते हैं। यही सतत साधना है जो अंततः हमारी आत्मा को मुक्त करती है। डॉन मिगेल ये भी कहते हैं कि जब हम अपने पुराने एग्रीमेंट्स को तोड़ते हैं तो हमारी एनर्जी बदल जाती है। हम गिल्ट की जगह ग्रैटिट्यूड में जीने लगते हैं। हम खुद को और दूसरों को कंट्रोल करने की बजाय उन्हें प्यार करने लगते हैं। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे कर्म ऑल बिगिन टू रिफ्लेक्ट फ्रीडम। यही टोल्टेक पाथ की ब्यूटी है। यह कोई धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें खुद की सच्चाई से जोड़ता है। अंत में डॉन मिगेल हमें यह याद दिलाते हैं कि यह यात्रा अकेले की जाती है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है। जब एक इंसान अपने डर से ऊपर उठकर प्रेम में जीना शुरू करता है तो वह अपने आसपास हीलिंग की एक लहर फैला देता है, और यह हीलिंग कंटेजियस होती है। फिर एक एक करके हम सब पुराने एग्रीमेंट से मुक्त होकर एक नई चेतना की ओर बढ़ सकते हैं। यही लिबरेशन है, यही सत्य है, और यही टोल्टेक विजडम का दिल है। चैप्टर 7 द न्यू ड्रीम, हेवन ऑन अर्थ एंड प्रेयर। जब इंसान अपने पुराने डर, भ्रम और आत्मनिराशा से मुक्त हो जाता है तब उसके सामने एक नया संसार खुलता है। एक ऐसा संसार जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरा होता है। डॉन मिगेल रुइज इस अंतिम अध्याय में हमें उसी नए संसार का दर्शन कराते हैं जिसे वह द न्यू ड्रीम कहते हैं। यह सपना किसी काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत, सजीव, यथार्थ अनुभव है जिसे हम यहीं इसी धरती पर जी सकते हैं। यह वह सपना है जो हमें सिखाता है कि स्वर्ग कोई दूर की जगह नहीं, बल्कि हमारी चेतना की स्थिति है। और यही अध्याय इस बात को उजागर करता है कि हम किस तरह इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग को साकार कर सकते हैं। डॉन मिगेल कहते हैं कि द न्यू ड्रीम वह है जो फियर बेस्ड एग्रीमेंट्स को छोड़कर लव बेस्ड एग्रीमेंट्स के आधार पर रचा जाता है। इस नए सपने में हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को भीतर से बदलते हैं। हम अपने भीतर के उस डिवाइन स्पार्क को पहचानते हैं जो हमेशा से हमारे साथ था, लेकिन सामाजिक कंडीशनिंग ने उसे ढक दिया था। जब हम जागते हैं तो हम देख पाते हैं कि हम हर पल एक नई दुनिया रचने की शक्ति रखते हैं। यह अवेयरनेस ही नई सृष्टि की शुरुआत है। यह अध्याय बताता है कि पुराना सपना, जो ड्रीम ऑफ द प्लैनेट कहलाता है, एक सामूहिक भ्रम था जो डर, शर्म
ईर्ष्या और नियंत्रण की भावना पर आधारित था। उसी भ्रम में हम अपने रिश्तों को जकड़ते थे, अपने बच्चों पर दबाव डालते थे, अपने जीवन को सीमाओं में बांधते थे। लेकिन जैसे जैसे हम जागते हैं वैसे वैसे हम इस भ्रम से बाहर निकलते हैं, और जब हम इस भ्रम को पूरी तरह छोड़ देते हैं तभी हमें यह एहसास होता है कि हम शुरू से ही पूर्ण थे, ना किसी से कम, ना किसी से ज्यादा। द न्यू ड्रीम हमें सिखाता है कि हर इंसान प्रेम का अवतार है और हमारा जीवन प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस नए सपने में हम न तो खुद को जज करते हैं न दूसरों को। हम अपने शब्दों में शुद्धता रखते हैं, किसी भी बात को अपने ऊपर नहीं लेते, अनुमान नहीं लगाते और हमेशा अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। यानी 4 एग्रीमेंट्स को अपने जीवन में जिया जाता है, न कि सिर्फ पढ़ा जाता है। यह नया सपना किसी नियम का पालन नहीं बल्कि आत्मा की स्वाभाविक स्वतंत्रता का उत्सव है। डॉन मिगेल इस अध्याय में हेवन ऑन अर्थ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ग एक जगह नहीं बल्कि एक दृष्टिकोण है। जब हम प्रेम की दृष्टि से सब कुछ देखना शुरू करते हैं तो वही संसार जो पहले हमें कठोर और डरावना लगता था अब शांत और सुंदर प्रतीत होता है। जब हम अपने भीतर के नकारात्मक स्वरों को चुप कर देते हैं और प्रेम की आवाज सुनते हैं तो हम अपने अंदर ही स्वर्ग का निर्माण करते हैं। यह हेवन बाहर नहीं आता, यह भीतर से प्रकट होता है। इस अध्याय का सबसे सुंदर हिस्सा है प्रेयर, एक प्रेम भरी प्रार्थना जो डॉन मिगेल ने इस किताब के अंत में दी है। यह प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक स्पिरिट है जो पाठक को प्रेम, क्षमा और प्रकाश की ऊर्जा से भर देती है। इस प्रार्थना के जरिए लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि हम डिवाइन हैं और जब तक हम अपनी डिविनिटी को पहचानते नहीं तब तक हम अधूरे रहेंगे। यह प्रार्थना किसी धर्म से जुड़ी नहीं है बल्कि यह हर इंसान की आत्मा को छूने वाली यूनिवर्सल प्रार्थना है। डॉन मिगेल की प्रार्थना हमें निम्न बातों की याद दिलाती है। हम सभी प्रेम से बने हैं और हमारे भीतर वही डिवाइन लाइट है जो ब्रह्मांड में हर चीज को जीवित रखती है। हमारे पास यह शक्ति है कि हम खुद को क्षमा करें और दूसरों को भी बिना शर्त क्षमा करें। हम एक ऐसे संसार की रचना कर सकते हैं जहां हम एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करें। हम फियर के बजाय लव को चुन सकते हैं और यही चुनाव हर क्षण हमारे पास उपलब्ध है। प्रार्थना के ये शब्द हमारे पास उपलब्ध है, क्रोध और शंका को पिघला देते हैं और हमें उस प्योर कॉन्शियसनेस से जोड़ते हैं जहां केवल प्रेम है, शांति है और करुणा है। लेखक इस प्रार्थना को एक एंकर की तरह प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसा उपकरण जो हमें याद दिलाता है कि जब भी हम पुरानी आदतों में लौटने लगे, जब भी हम डर या गुस्से में हों, तब हम अपने ब्रेथ के साथ इस प्रार्थना को दोहराकर फिर से प्रेम में लौट सकते हैं। डॉन मिगेल ये भी बताते हैं कि यह जर्नी लिनियर नहीं है। कई बार हम वापस पुराने पैटर्न्स में लौट सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास अवेयरनेस है। अब हम जानते हैं कि मैं कोई और बनकर जीने नहीं आया था, मैं तो खुद को पहचानने आया था। यही पहचान, यही आत्मज्ञान हमें मुक्त करता है। और जब हम इस नई चेतना में जीना शुरू करते हैं तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, एक फ्रेश कैनवस जिस पर हम प्रेम, शांति और आनंद के रंगों से अपनी जिंदगी की पेंटिंग बना सकते हैं। द न्यू ड्रीम कोई कहानी नहीं है जो किताब के आखिरी पन्ने पर समाप्त हो जाती है। यह एक ओपन एंडेड ट्रूथ है जो तब तक जीवित रहती है जब तक हम उसमें सांस लेते हैं। यह वही जगह है जहां हम खुद को सच में जीते हुए महसूस करते हैं, जहां हम दूसरों से कंपटीशन नहीं करते, न अप्रूवल मांगते हैं, बल्कि केवल अपनी स्पिरिट की अभिव्यक्ति करते हैं। इस संसार में हर दिन मेडिटेशन है, हर शब्द प्रार्थना है और हर कर्म प्रेम है। डॉन मिगेल अंत में कहते हैं कि यदि हम चाहें तो हर इंसान इस नई जागरूकता में प्रवेश कर सकता है। हम चाहे किसान हो, कलाकार हो, शिक्षक हो या उद्यमी, यह नए सपने का द्वार सबके लिए खुला है। बस जरूरत है जागने की। और जब एक इंसान जागता है तो वह अपने आसपास के लोगों को भी इस प्रेम की रोशनी में खींच लाता है। फिर धीरे धीरे एक एक करके यह पृथ्वी ही स्वर्ग में बदलने लगती है। यही डॉन मिगेल का अंतिम संदेश है कि तुम डिवाइन हो और जब तुम यह पहचान लेते हो तो तुम किसी भी इल्यूजन से बंधे नहीं रह सकते। तब तुम न केवल खुद को मुक्त करते हो बल्कि पूरी मानवता की चेतना को भी ऊपर उठाते हो। और यही द 4 एग्रीमेंट्स का अंतिम और सबसे गहरा सच है। अब जब हम द 4 एग्रीमेंट्स की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं तो यह जरूरी है कि कुछ पल रुककर उस परिवर्तन को महसूस करें जो हमारे भीतर ज्यादा है। डॉन मिगेल रुइज ने जो बातें हमें इस पुस्तक में सिखाई वे केवल सिद्धांत नहीं है, वे जीवन जीने की कला है। एक ऐसी जीवन शैली जो हमें अपने भीतर की आजादी, शांति और प्रेम तक पहुंचने का मार्ग देती है। यह कोई मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं, कोई धार्मिक प्रचार नहीं, यह एक चेतना की क्रांति है जो इस सत्य पर आधारित है कि हम सभी डिवाइन हैं और हमें केवल खुद को याद दिलाने की जरूरत है। हमारे जीवन में जो भी पीड़ा है वह आत्म संदेह से आती है, झूठे विश्वासों से आती है और उन एग्रीमेंट से आती है जो हमने समाज, परिवार और अज्ञानता के दबाव में स्वीकार कर लिए थे।
डॉन मिगेल ने हमें ये समझाया कि हम अपने जीवन में जो भी दुख और संघर्ष अनुभव करते हैं वो ज्यादातर उस प्रोग्रामिंग का नतीजा है जो बचपन से हमारे भीतर बैठा दी गई थी, और यही डोमेस्टिकेशन हमें खुद से दूर कर देती है। लेकिन खुशखबरी यह है कि हम नए अग्रीमेंट्स बना सकते हैं और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। पहला अग्रीमेंट हमें सिखाता है कि हमारे शब्दों में अपार शक्ति है। जब हम इम्पेकेबल विद आवर वर्ड हो जाते हैं तब हम झूठ, गॉसिप और आत्मनिराशा की भाषा को पीछे छोड़कर सच्चाई, प्रेम और आत्मसम्मान की भाषा बोलते हैं। दूसरा अग्रीमेंट हमें बताता है कि हर चीज जो लोग हमारे बारे में कहते हैं वह उनके दृष्टिकोण की कहानी है, ना कि हमारी। सच्चाई, जब हम चीजों को पर्सनल लेना बंद कर देते हैं तब हम आहत होना बंद कर देते हैं। तीसरा अग्रीमेंट हमें सिखाता है कि अनुमान लगाना संबंधों में जहर घोलता है। जब हम सीधे संवाद करना सीखते हैं तब हमारे रिश्ते सच्चाई और स्पष्टता पर आधारित हो जाते हैं। चौथा अग्रीमेंट यह सिखाता है कि हर स्थिति में हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें, चाहे वो जितना भी छोटा या बड़ा हो। इससे हम आत्मदिलानी से बचते हैं और लगातार प्रगति की दिशा में बढ़ते हैं। और फिर जब हम इन चारों अग्रीमेंट्स को जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम उस पुराने डर और दर्द के संसार से बाहर आने लगते हैं। हम द न्यू ड्रीम में प्रवेश करते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं और प्रेम, करुणा और शांति में जीते हैं। डॉन मिगेल का यह संदेश जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। वे हमें यह सिखाते हैं कि मुक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं आती, वह भीतर से आती है और इसका रास्ता सेल्फ अवेयरनेस, हॉनेस्टी और लव से होकर जाता है। हर बार जब हम इन एग्रीमेंट्स को याद करते हैं हम अपने भीतर की डिविनिटी से जुड़ते हैं। हम अपनी सोच, अपनी भाषा, अपने कार्य और अपने दृष्टिकोण में सच के करीब आते हैं। इस किताब की ताकत इसी में है कि यह हमें बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि हमें खुद को याद दिलाती है। डॉन मिगेल हमें कोई नया धर्म नहीं देते, वह हमें खुद की ओर लौटने का निमंत्रण देते हैं। और शायद यही सच्चा अध्यात्म है कि हम यह जान जाएं कि हमारे भीतर ही सारी रोशनी है। अगर आपने इस किताब को सिर्फ पढ़ा है तो आपने ज्ञान पाया, लेकिन अगर आप इसे जीने लगे तो आप मुक्ति पाएंगे। और यही अंतर है जानकारी और ट्रांसफॉर्मेशन में। द 4 अग्रीमेंट्स एक गाइड बुक है उस आत्मिक स्वतंत्रता की ओर जो हर इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। अब यह आप पर है कि क्या आप इन 4 एग्रीमेंट्स को अपने जीवन में लागू करते हैं। क्या आप उस नई चेतना को अपनाते हैं जो डर नहीं, प्रेम पर आधारित है। क्या आप खुद से वो झूठे बंधन तोड़ते हैं जिन्हें आपने वर्षों से पकड़ रखा है। अगर हाँ, तो आप न केवल अपना जीवन बदल देंगे बल्कि अपने आसपास के संसार को भी बदल डालेंगे। आप इस किताब को बंद करें लेकिन इस चेतना को खुले रहने दें, क्योंकि यही सच्चा उद्देश्य है कि हम जागें, जिएं और प्रेम करें। आप डिवाइन हैं, आप मुक्त हैं और आप इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, यहीं, अभी।